इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 6। इसमें ऑब्जेक्ट है टू डिजाइन, फैब्रिकेट एंड टेस्ट ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो एक तरीके से ये डू इट योर सेल्फ है। या कह सकते हैं ये एक तरीके से DIY है शॉर्ट में। तो इसमें करना क्या है, एक ट्रांजिस्टर को एज स्विच हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, उसके लिए हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसे फिर हमें सोल्डर करना है और टेस्ट करना है कि ये स्विच सही बना है या नहीं बना है। तो हमें एक्चुअली ये डू इट योर सेल्फ है और ट्रांजिस्टर को देखना है कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए, 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल वायर, सोल्डरिंग आयरन, ट्रांजिस्टर, ये सब कंपोनेंट चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग कैसे है। ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर कब यूज कर सकते हैं और एज ए स्विच हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और सर्किट डायग्राम में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या रेजिस्टेंस लगाने हैं उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं या जो मटेरियल है कौन कौन से हमें चाहिए होंगे और टेस्ट करने के लिए हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए। हमने टेस्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट है वो भी DIY है या अपने आप ही बनाया हुआ है। उसके बाद हम उसे सोल्डर करेंगे, करने के बाद दिखाएंगे कि सोल्डर करने के बाद कैसा व्यू आएगा। उसके बाद हम उसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके दिखाएंगे और यहाँ इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन से। तो जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसके हम आउटपुट करैक्टरिस्टिक लेंगे। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ऐसे है और हम सिर्फ आउटपुट वाला पार्ट ही बनाएं या उस पर ही डिस्कस करें। तो फिलहाल ये इस तरीके से है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ इसमें एक रेजिस्टेंस है जिसे हम कह सकते हैं RC और यहाँ इसमें हमने पावर सप्लाई लगा दी है जिसे हम कह सकते हैं VCC। यहाँ देखिए ये है आपका एमीटर जिसे हमने ग्राउंड कर दिया है। तो आउटपुट में अभी हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं। एक देखिए ये होता है वोल्टेज, क्या है VCE, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, और दूसरी चीज़ है जो इसमें करंट है उसे हम कहेंगे IC। तो हम इसी में जो ग्राफ बनाते हैं उसे ही हम कहते हैं आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो अगर मैं यहाँ आउटपुट करैक्टरिस्टिक खींचूँ तो ये VCE IC होगा, मतलब ये है आपका VCE और ये इधर खींचेगा IC। मतलब इसमें जो करैक्टरिस्टिक आती है कि आप डिफरेंट बेस करंट के लिए लेंगे तो डिफरेंट बेस करंट के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी फिर सैचुरेट हो जाएगी। या कह सकते हैं अगर ये ज़्यादा होगा तो यहाँ आ जाएगा और बीच में कहीं वैल्यू जाएंगी। तो इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज पर ये IB1 कह सकते हैं, ये IB2 कह सकते हैं, ये IB3 कह सकते हैं, ये IB4 कह सकते हैं और जो कि वैल्यू है लगभग 0। या कह सकते हैं इसके नीचे का जो रीजन है ये फॉरबिडन है। अब देखिए अलग अलग है चीज़ें। ये इसके अंदर का जो रीजन है यह कह सकते हैं IB = 0 से ऊपर जो यहाँ पर ये रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं क्या, ये रीजन का नाम है एक्टिव रीजन। तो इस रीजन का नाम क्या है, यह है एक्टिव रीजन। और जो 2 रीजन है इसके इधर ये वाला रीजन और नीचे वाला रीजन, तो ये एक्चुअली कब यूज करेंगे एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को, जब हम उसे एज एम्पलीफायर यूज करना चाह रहे हैं, जैसे हमने RC कपल्ड एम्पलीफायर में देखा था। तो तब हम इस रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करना चाह रहे हैं तो इन 2 रीजन में यूज करेंगे। इन 2 रीजन के नाम क्या है, ये ट्रांजिस्टर तब है जब ट्रांजिस्टर पर बेस करंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब IC भी 0 हो जाएगा। तो इस रीजन का नाम है कट ऑफ रीजन। और ये जो रीजन है ये तब है जब ये कर्व के बियॉन्ड है, तो यह कह सकते हैं ट्रांजिस्टर का ये सैचुरेशन रीजन है।
इसको थोड़ा और समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। तो एक्चुअली इसकी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE। अब देखिए एक्चुअली ये IC है, ये VCE है, इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, IC इक्वल टू कितना, ये IC इक्वल टू हो जाएगा माइनस VCE अपॉन RC प्लस VCC अपॉन RC। अब देखिए ये एक्चुअली y एक्सिस पर प्लॉट है, इसे मैं कह सकता हूँ ये y एक्सिस पर प्लॉट है तो y है, और इसे मैं कह सकता हूँ ये x एक्सिस पर प्लॉट है तो ये x है। तो इसका मतलब ये इस टाइप की इक्वेशन हुई प्लस C, या इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप ये m इक्वल टू -1 अपॉन RC नेगेटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट कितना है VCC अपॉन RC। तो इसका जो इंटरसेप्ट है ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप कह सकते हैं VCE इक्वल टू 0 तो IC इक्वल टू VCC अपॉन RC। और अगर हम देखें कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है तो हम कह सकते हैं IC इक्वल टू 0 रख देंगे तो VCE इक्वल टू VCC। तो इस तरीके से हम यहाँ दो पॉइंट लेंगे। कौन कौन से पॉइंट लेंगे, हम एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा VCC अपॉन RC। इसका मतलब ये पॉइंट होगा VCC अपॉन RC। दूसरा पॉइंट हम यहाँ लेंगे तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, या इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, ये पॉइंट की वैल्यू होगी VCC, मतलब VCE इक्वल टू VCC। और ये इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप होगा कितना, -1 अपॉन RC, और इसका नाम होता है, क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोड लाइन। इसका क्या सेंस है, लोड लाइन का मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू जाएंगी VCE और IC वो इस लाइन पर लाई करनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो भी पॉइंट होगा उसे हम कहते हैं Q पॉइंट या क्वेसेंट पॉइंट, Q पॉइंट। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हमारा Q पॉइंट इसके और इसके बीच में है तब हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। जब हमारा पॉइंट इसके इधर है तब हम कहेंगे कि सैचुरेशन रीजन है, और जब हमारा Q पॉइंट इस तरफ है तो हम उसे कहेंगे ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में है। तो जब ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करेंगे तो हम Q पॉइंट को एक्टिव रीजन में रखेंगे, और जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करेंगे तो हमें इसे यहाँ रखेंगे या तो सैचुरेशन में या कट ऑफ में। अब सैचुरेशन और कट ऑफ का मतलब क्या है इसे आगे देखते हैं। देखिए पहले देखिए कट ऑफ। तो अगर मैं कहूँ कट ऑफ का मतलब क्या है, तो कट ऑफ का मतलब है कि IB इक्वल टू 0। IB 0 का मतलब कितना है, इसका मतलब हुआ IC इक्वल टू कितना होता है बीटा IB, ये भी आपका 0 है। तो IC 0 हुआ तो ये कितना हुआ VCE इक्वल टू VCC। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो करंट है वो 0 होगा, या कह सकते हैं ये जो ट्रांजिस्टर है आपका, यहाँ उसे आपने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है RC, यहाँ वैल्यू दी हुई है VCC, यहाँ आपने क्या है इमीटर है, ये ग्राउंड है, ये इनपुट पर कुछ है जो वैल्यू अभी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आप क्या लेंगे, इसका आउटपुट लेंगे जो कि कितना रहा VCC, और यहाँ जब आपने बेस करंट 0 होगा तो इसका मतलब क्या है नो इनपुट। मतलब जब आपने यहाँ पर इनपुट नहीं दिया इसका मतलब बेस करंट कितना है 0 है, तब आउटपुट कितना होगा, ये आउटपुट आ जाएगा आपका VCC। दूसरी बात सैचुरेशन देखते हैं। सैचुरेशन का मतलब ये है, देखिए ये वाला रीजन, इस रीजन में क्या चीज़ है, इस रीजन में VCE 0 है, VCE 0 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं कि ये आपका ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है RC,
यहाँ से आउटपुट है और आपने कह दिया VCE 0 है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर VCE 0 है, VCE 0 है, VCE 0 सैचुरेशन का मतलब है VCE। एक्चुअली होती क्या है, VCE इक्वल टू VCE सेट होता है सैचुरेशन, और ये ऑलमोस्ट कितने आप मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। VE आपकी 0 है ही क्योंकि आपने ग्राउंड किया हुआ है, इसका मतलब VC भी आपकी कलेक्टर वोल्टेज कितनी होगी, 0 होगी। या क्या कह सकते हैं, आउटपुट इक्वल टू 0। ये कब है, जब आपने ये करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, या कह सकते हैं इस रीजन के बाहर है। जब देखिए इस इन कर्व पर या इस रीजन के अंदर होगा तो इस एक्टिव रीजन में जो आपका रिलेशन है वो ये है कि IC इक्वल टू बीटा IB, या IB इक्वल टू IC अपॉन बीटा। तो बीटा क्या है, करंट गेन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट इस रीजन के बियॉन्ड चला जाए, या कह सकते हैं इस तरफ चला जाए, इससे आगे निकल जाए, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको इस इक्वल टू वाला साइन जो है इसे आपको ग्रेटर देन लेना होगा। तो जब ये IB ग्रेटर देन IC अपॉन बीटा हो जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि ये इस सैचुरेशन रीजन में चला गया है, यानी कि IB की वैल्यू इससे आपको ज़्यादा लेनी होगी। बीटा उस ट्रांजिस्टर का करंट गेन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ रेजिस्टेंस लगाना होगा, और वो रेजिस्टेंस उतना लगाना होगा जिससे कि वैल्यू सैचुरेशन में चली जाए। तो यहाँ हमने क्या दिया, यहाँ हमने VCC दिया है क्योंकि सप्लाई हम एक ही यूज करेंगे, और हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू इस ढंग से फिक्स की है सो दैट IB इज ग्रेटर देन IC अपॉन बीटा। यही रेजिस्टेंस हमने यहाँ यूज किया है, और हमें इसमें नो इनपुट का मतलब क्या है, नो इनपुट का मतलब है अभी हमने क्या दिया है, ये ग्राउंड दिया है। तो हमने क्या देखा, जब हमने ग्राउंड दिया था तो आउटपुट में हाई वोल्टेज आई थी, और जब हमने इसे हाई वोल्टेज या VCC दिया है तब आउटपुट पर कितना है, 0 है। तो एक तरीके से ये ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम कर रहा है। अब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं कि हमें RB यानी कि बेस रेजिस्टेंस और कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना कितना होना चाहिए। देखिए हमने जो ट्रांजिस्टर यहाँ लिया हुआ है उसका नंबर है BC547। तो ये ट्रांजिस्टर इसलिए लिया है कि पहली बात तो ये है कि इजली अवेलेबल है और चीप है, सस्ता है, ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कर सकें। तो ये ट्रांजिस्टर है BC547। तो इस ट्रांजिस्टर के लिए हम ऑप्टिमम करंट वैल्यू ले सकते हैं, IC इक्वल टू कितना, ये ले सकते हैं हम 5 मिली एम्पियर, और जो हम सप्लाई यूज करेंगे VCC उसे हम लेंगे +5 वोल्ट सप्लाई। अब देखिए आपकी जो IC है वो 5 मिली एम्पियर है, VCC कितना है, 5 वोल्ट है। तो इससे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये सैचुरेशन रीजन में होगा तब VCE इक्वल टू 0 होगा, और जो हमारी इक्वेशन थी कि VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE, इसमें अगर हम VCE इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास RC की वैल्यू आ सकती है कितनी, VCC अपॉन IC। VCC कितना है, ये 5 वोल्ट है, और IC कितना है, ये 5 मिली एम्पियर है। तो यहाँ 5 मिली एम्पियर का मतलब 5/5 इंटू 10⁻³ या ये कितना हो गया 1 इंटू 10⁻³ ओम, या कह सकते हैं 1 किलो ओम। तो हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया RC इक्वल टू 1 किलो ओम। अब हम बेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है IB। अब ये जो IB है, एक्टिव रीजन में जो IB होगा ये होगा IC अपॉन बीटा, और हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, IB शुड बी ग्रेटर देन IC अपॉन बीटा। इसे हम कहेंगे सैचुरेशन रीजन। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम IB इक्वल टू IC अपॉन बीटा के आसपास वाला ग्रेटर देन साइन रखेंगे तो हो सकता है कि बीच में हम जब ऑपरेट कर रहे हो उसी बीच में ये सैचुरेशन से एक्टिव रीजन में आ जाएगा। तो हमें इसे क्या करना होगा, इसको साइन को थोड़ा सा ऐसे करके लेना होगा सो दैट
इट विल बी वेरी मच ग्रेटर देन IC अपॉन बीटा, और इसे हम कहेंगे हार्ड सैचुरेशन। अब देखिए बीटा की वैल्यू डिफरेंट ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग होगी। जब बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी ट्रांजिस्टर के लिए तो IB की वैल्यू कम ले सकते हैं आप। जब बीटा की वैल्यू ट्रांजिस्टर के लिए कम होगी तब IB की वैल्यू ज़्यादा लेंगे। तो हम बीटा की कम से कम वैल्यू मान सकते हैं कि कितना होगा 40-50, लेकिन हम बीटा को यहाँ 10 मानकर इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। तो IB की वैल्यू हम मान के करेंगे 10 मान के इक्वलिटी करेंगे, तो ये हमेशा किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए सही रहेगा। तो IC कितना है ये लिख लेंगे IC अपॉन 10। IC कितना है ये है 5 × 10⁻³ अपॉन 10। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कितना हो गया 0.5 × 10⁻³ एम्पियर। अब देखिए IB मतलब बेस करंट, बेस करंट से हम बेस का रेजिस्टेंस निकालेंगे। बेस वाले पार्ट में ये इस तरीके से है कि आपके पास कौन सा जंक्शन है, बेस इमीटर जंक्शन है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ बेस रेजिस्टेंस है, और उस समय हम इसे VCC दे रहे होंगे जब ये सैचुरेट में है। ये वैल्यू है RB। तो बेस वाले करंट की जो इक्वेशन बनेगी ये हो जाएगी VCC = IBRB प्लस VBE बेस टू इमीटर जंक्शन वोल्टेज। यहाँ चूँकि हमने काफ़ी बड़ा अप्रोक्सीमेशन ले रखा है तो हम इसे लगभग क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसी से हम निकाल देंगे RB कितना हो जाएगा VCC अपॉन IB। VCC कितना है ये आपका 5 वोल्ट, और IB कितना है ये है 0.5 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10 × 10⁻³ या कह सकते हैं 10 किलो ओम। देखिए अब हम इन वैल्यूज को लिखकर एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इन वैल्यू को लिखकर सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हमारा एक्चुअल सर्किट डायग्राम हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल सर्किट डायग्राम ये होगा कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसका नाम है BC547। यहाँ देखिए इस तरीके से है, ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जिसको कहा हमने RC और उसकी वैल्यू है 1 किलो ओम। यहाँ एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जिसे हमने क्या किया, हमने किया RB और जिसकी वैल्यू है 10 किलो ओम। यहाँ एक सप्लाई दी हुई है, सप्लाई को कहा हमने कितना +5 वोल्ट। इसे मैंने कहा क्या, इसे मैं कह सकता हूँ इनपुट। इसका मतलब ये इनपुट एक यहाँ और एक ग्राउंड में देंगे, और इसे मैं कह सकता हूँ क्या आउटपुट, और ये है आउटपुट। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। होगा क्या, इसको हम टेबुलेट कर सकते हैं कि जब इनपुट 0 वोल्ट होगा तो आउटपुट क्या होगा 5 वोल्ट होगा। मतलब जब हम इसे 0 वोल्ट देंगे तो ये कट ऑफ रीजन में होगा, तो ये VCE = VCC होगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। और जब इनपुट 5 वोल्ट देंगे तो हमने चूँकि रेजिस्टेंस को इस ढंग से चूज किया हुआ है सो दैट इट विल बी इन सैचुरेशन रीजन, या कह सकते हैं हार्ड सैचुरेशन में होगा, तब VCE ऑलमोस्ट कितना होगा 0 होगा, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 0 वोल्ट होगा। अब हम इस सर्किट को PCB पर बनाकर उसे रियलाइज करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। देखिए इसके लिए हमें ये सामान चाहिए, इन सारे सामान को हम अलग अलग एक एक करके भी दिखाएंगे अभी। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है जिसमें 3 लेग हैं, या कह सकते हैं कलेक्टर बेस एमीटर। ये 2 रेजिस्टेंस है, इनमें से एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का है, एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का है। अब इन रेजिस्टेंस को भी एनलार्ज करके भी दिखाएंगे। ये PCB है जिस पर हमें सोल्डर करना है, और हमें चूँकि 4 वायर निकालने हैं, एक इनपुट, एक आउटपुट, एक VCC सप्लाई और एक ग्राउंड। तो इसका मतलब हमें एक वायर चाहिए, 4 हमें वायर चाहिए, डिफरेंट कलर के होंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमें सोल्डर करने के लिए सोल्डर आयरन चाहिए, हमें सोल्डर वायर चाहिए, पेस्ट इसी में है, और ये हमने वो सर्किट बनाया हुआ है, इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे जिससे हम उसे सप्लाई देंगे 5 वोल्ट की, और दूसरा काम होगा जिससे हम उसे टेस्ट भी करेंगे कि आउटपुट 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि आउटपुट
हाई है नहीं है, कितने वोल्ट आ रहा है, तो ये इसके लिए है। अब इन सारे सामानों को हम अलग अलग करके दिखाते हैं कि उसे कैसे पहचानेंगे। देखिए ये ट्रांजिस्टर है, एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है BC547, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है BC547, तो आपने नीचे जो लिखा हुआ है इसे नहीं पढ़ना, ये देखना BC547, इसको हम यहीं रख देंगे और इसका लिखा हुआ ऊपर होना चाहिए। तो आपके पास 3 लैग हो गई, तो ये एक्चुअली क्या है, C है, और ये क्या है, B है, और ये है E। मतलब ये तो कलेक्टर हुआ, ये बेस हुआ, और ये इमीटर हुआ। इसको याद करने के लिए एक सीधा सीधा तरीका है, हम मानते हैं कि बेस तो आपको बीच में ही मानना है। अब आपको कहना है कि कलेक्टर से स्टार्ट करेंगे, एमीटर से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर होता है वो कलेक्टर ही सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो याद रखने के बहुत सारे तरीके आप अपना सकते हैं, आप अपना कोई तरीका अपना सकते हैं या ये अपना सकते हैं। तो कलेक्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे बीच में बेस रखेंगे, इधर कलेक्टर होगा, कलेक्टर से शुरू करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, क्या बचता है, इमीटर बचता है। तो एक्चुअली जो आपका ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम है, ये कलेक्टर, बेस और इमीटर ये यहाँ पर है। तो अगर मैं कहूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कलेक्टर है, बेस है, इमीटर है, तो इसमें यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इसकी पिन को पहचानना जरूरी है, अगर ये उल्टी लग जाएंगी तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा, तो इसको ध्यान देना है। तो इसकी पिन या कह सकते हैं BC547 जो ट्रांजिस्टर है उसकी पिन इस तरीके से पहचानेंगे। डिफरेंट ट्रांजिस्टर के डिफरेंट पिन नंबर होंगे, उसका ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ लैब में यूज करेंगे BC547 और उसकी पिन इस तरीके से होंगी, आप उसे पहचान लेंगे। आगे देखते हैं रेजिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे। देखिए ये 2 रेजिस्टेंस हैं जो हम यूज करेंगे, इसे हम नंबर 1 कह सकते हैं, इसे नंबर 2 कह सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस एक्चुअली 1 किलो ओम का है और ये रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का। अब किस तरीके से हम इसे देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का है या ये रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का है, तो इस पर जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं इससे देखेंगे। इस स्ट्रिप्स को हम कहते हैं कलर कोडिंग। तो अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स होते हैं, उस कलर कोडिंग को करने के लिए हमें देखना होगा किस कलर का क्या वैल्यू है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम यहाँ नंबरिंग लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम इसमें कलर से लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, 10 नंबर और 10 कलर का कॉम्बिनेशन या उसका लिंक याद करना है। तो कुछ ना कुछ नेमोनिक या कह सकते हैं मेमोरी का सहारा लेके आप इसे करेंगे, कहानी से बनाएंगे। ऐसा ही एक नेमोनिक होगा जिसकी हेल्प लेने के बाद मैं ये कलर कोडिंग लिखूँगा। तो ये है कि बीबी रॉय हैं जो यूके में रहते हैं और उनकी वाइफ ब्यूटीफुल है, तो इसे लिखेंगे बी रॉय ROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ ये बन गया है। अब देखिए यहाँ B2 है, यहाँ इससे स्टार्ट करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे कि पहला जो कलर होता है वो ब्लैक से ही स्टार्ट होता है, जिसमें कोई कलर नहीं होता। तो ये ब्लैक है। उसके बाद ब्लैक जैसा होगा तो आप याद करेंगे ब्राउन होगा। उसके बाद क्या होगा, R से रेड होगा, O से ऑरेंज होगा, Y से येलो होगा, G से ग्रीन होगा, B से ब्लू होगा, V से वायलेट होगा, G से ग्रे होगा और W से क्या होगा, वाइट होगा। तो आपके पास ये कलर कोडिंग याद होनी चाहिए। हालांकि फ़िलहाल आपको लैब में 1 किलो ओम 10 किलो ओम है, तो उसकी कलर कोडिंग आप वैसे ही याद कर लेंगे तो उतने से भी काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ ये कलर कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कलर कोडिंग को यहाँ कैसे यूज करेंगे। देखिए आप जो बाज़ार से लेकर आएंगे उसमें 3+1 स्ट्रिप हो सकती या 4+1 हो सकती। तो पहले यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसमें 3+1 स्ट्रिप है, मतलब तो यहाँ पर देखिए सीधा यहाँ पर सीधा देखिए कि आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो एक सिंगल स्ट्रिप अलग रखेंगे जिसका कलर होगा आपका गोल्डन या सिल्वर, या हो सकता है ये स्ट्रिप ना हो, तो इसका भी अभी बाद में बताएंगे। और इधर आपको पास 3 या 4 स्ट्रिप मिलेंगी। तो पहले हम 3 स्ट्रिप का देखते हैं।
तो आपके पास यहाँ एक स्ट्रिप मिलेगी, यहाँ एक स्ट्रिप मिलेगी और ये एक स्ट्रिप मिलेगी। तो हम इसका नंबर यहाँ से देख लेंगे, कलर देखने के बाद यहाँ देख देंगे, इसका नंबर यहाँ से देखेंगे, ऐसे लिख देंगे, और इसका जो नंबर होगा उसे हम इंटू करके 10⁻⁴ यहाँ नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें वैल्यू पहले पता है, हम उससे कलर कोडिंग स्ट्रिप निकालेंगे कि क्या क्या कलर कोड होने चाहिए, उसी को हम लैब में छांट लेंगे। तो हमें चाहिए 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को अगर मैं इस ढंग से लिखना चाहूँ तो पहला नंबर होना चाहिए 1, दूसरा नंबर होना चाहिए 0 और तीसरा नंबर होना चाहिए 10⁻⁴ कितना 2, जिससे कि कितना हो जाए 1 किलो ओम। और दूसरे के लिए मेरे पास 10 किलो ओम का जब रेजिस्टेंस लूँगा तो मेरे पास पहला नंबर होना चाहिए 1, दूसरा नंबर होना चाहिए 0 और इंटू होना चाहिए 10⁻⁴। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रिप्स होंगी उसमें नंबर 1 पहले स्ट्रिप का होना चाहिए 1 का मतलब क्या है ब्राउन। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिंगल कलर है, ये कलर है ब्राउन, ये भी ब्राउन है और ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपका ब्राउन है। दूसरा कलर क्या है 0, ये भी 0 है, इसका भी 0 है, तो 0 का मतलब क्या है ब्लैक। तो दूसरा जो कलर है ये कलर है आपका ब्लैक, ये भी ब्लैक है। तीसरे में देखिए जो तीसरा कलर है ये ब्राउन ब्लैक हो गए, तीसरा जो कलर है वो ये होना चाहिए, इसका होना चाहिए 2, 1 किलो ओम का 2 का मतलब है रेड। तो यहाँ देखिए ये वाला जो कलर है ये एक्चुअली क्या है, ये है रेड। और ये इसके लिए क्या होना चाहिए 3 का मतलब क्या है ऑरेंज, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये है ऑरेंज। ये जो ये स्ट्रिप है ये वाली, ये स्ट्रिप या ये कह सकते हैं ये वाली स्ट्रिप, ये बताती है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कितना उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, ये डिपेंड करेगी, ये बताएगी। ये देखिए अगर ये जो कलर है ये सिल्वर है तो कितना है 10% टॉलरेंस है, और ये कलर अगर गोल्डन है तो 5% टॉलरेंस है, और एक नो कलर है तो ये 20% है। टॉलरेंस कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है तो उसमें 100 प्लस माइनस 10% उसमें हो सकता है। अगर सिल्वर है तो, गोल्डन है तो 100 प्लस माइनस 5%, और नो कलर है तो 100 प्लस माइनस 20% उसमें एरर या उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो आपको जो लैब में अभी चाहिए वो एक्चुअली चाहिए ब्राउन ब्लैक रेड 1 किलो ओम के लिए, और दूसरा चाहिए ब्राउन ऑरेंज ब्लैक, ये आपको दूसरे के लिए चाहिए 10 किलो ओम के लिए। देखिए इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती कि एग्ज़ाम में आपको 3 स्ट्रिप वाला रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आप एक बार ये भी देख लें कि 4 अगर स्ट्रिप हैं तो कैसे करेंगे कलर कोडिंग। देखिए ऐसे, अगर ये आपके पास 3 की जगह कितना है 4 स्ट्रिप हैं, तो 1 2 3 4, तो ये ऐसे ही रहेगा। पहला जो होगा वो नंबर देगा, दूसरा जो होगा फिर नंबर देगा, तीसरा होगा फिर भी नंबर देगा, और चौथा वाला क्या देगा, इंटू 10⁻⁴ पावर देगा नंबर। मतलब अगर आप 1 किलो ओम कह रहे हैं तो ये 1 0 0 इंटू 10⁻⁴ ये 1 किलो ओम के लिए, और अगर आपको 10 किलो ओम चाहिए तो 1 0 0 इंटू 10⁻�2 ये 10 किलो ओम के लिए। मतलब आपको चाहिए ब्राउन ब्लैक ब्लैक ब्राउन, दूसरा चाहिए ब्राउन ब्लैक ब्लैक, और ये कितना रेड। तो इस तरीके से 4 स्ट्रिप वाले में हो जाएगा। तो पहले जो डिजिट्स होंगे वो नंबर देंगे, और लास्ट वाला डिजिट ये क्या देगा, पावर देगा। यहाँ पर भी लास्ट वाला डिजिट या थर्ड डिजिट आपको क्या देगा, पावर देगा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की पहचान कर सकते हैं। कन्फर्मेशन के लिए आप मल्टीमीटर से उसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको एक जनरल पीसीबी मिलेगी, ये इस तरीके से 2 पीसीबी नहीं है, एक्चुअली क्या है कि इसका उल्टा सीधा करके डायग्राम दिखाया हुआ है। ये एक्चुअली इसकी साइड है जिस पर यहाँ कॉपर से कोटिंग की हुई है, तो ये उसकी उल्टी साइड है। इसका मतलब कंपोनेंट इस साइड होंगे, ध्यान रखना। कंपोनेंट्स इस साइड लगाएंगे, या इधर से उसमें कंपोनेंट को इंसर्ट करेंगे या वायर को इंसर्ट करेंगे, तो वायर इधर से निकल के आएंगे, इस साइड हम सोल्डर करेंगे। तो सोल्डरिंग इस साइड होगी जिस साइड कॉपर होगा, और कंपोनेंट इसका मतलब इस तरफ से लगाएंगे। तो इस तरफ से आप कंपोनेंट को इंसर्ट करेंगे उसकी लेग्स, और इस तरफ सोल्डर करेंगे। ये इसलिए दिखाया जानबूझकर, कुछ बच्चे गलती से इधर ही सोल्डर कर देते, तो ऐसा नहीं, आपको यहाँ से करना सोल्डर। और आगे देखते हैं। देखिए ये एक डिवाइस हमने बनाई हुई है जो उसमें 5 वोल्ट सप्लाई भी देगी, और उसके आउटपुट को चेक भी करेगी कि उसमें आउटपुट है या वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ एक्चुअली क्या है, एक ये ट्रांसफार्मर है,
ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ इसमें इधर से हम क्या करेंगे, इस केबल के थ्रू इसमें यहाँ AC देंगे, तो ये AC है इस तरफ। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि यहाँ पर 220 वोल्ट AC है और यहाँ हमने इसे कम वोल्ट कर दिया है, तो यहाँ इसे हम यहाँ इनपुट देते हैं। ये हमने क्या बनाया हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ये एक्चुअली क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। ये है एक्चुअली 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये एज ए फिल्टर यूज कर रहे हैं हम यहाँ। इसके बाद हमने एक आईसी लगाई हुई है जो रेगुलेशन के लिए है। इस आईसी का नंबर है 7805। इस आईसी को हम एज रेगुलेटर यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसफार्मर से हमने वोल्टेज को कम किया, इसके बाद हमने रेक्टिफायर लगाया जिससे जो नेगेटिव वाला साइकिल था वो पॉजिटिव की तरफ आ गया। इसके बाद हमने उसको फिल्टर किया ताकि रिपिल की वैल्यू कम हो जाए, और रिपिल को पूरा एलिमिनेट करने के लिए हमने एक रेगुलेशन वाली आईसी लगाई 7805। इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर है, यानी कि ये प्लस है, और इसमें जो माइनस है वो यहाँ पर है, ये माइनस है। तो ये काम क्या करेंगे, ये एक्चुअली आपकी VCC में कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, और ये आप क्या कर देंगे, ये आप ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ सप्लाई के लिए अरेंजमेंट हुआ। अब हम देखते हैं कि हमें आउटपुट अगर चेक करना है कि आउटपुट पर 5 वोल्ट है या नहीं है, उसको हम मीटर की बजाय हम किससे करेंगे, देखेंगे विजुलाइजेशन कि LED ग्लो हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ एक ये कनेक्शन है इस तरीके से कि यहाँ पर एक LED है और उसमें एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा दिया है जिससे 5 वोल्ट पर वो डायरेक्ट लगाने से LED फ्यूज ना हो, और इतना ज़्यादा भी नहीं लगाया कि LED ग्लो ना हो पाए। तो हमने यहाँ पर एक सर्किट लगा दिया, वो ग्राउंड कनेक्ट कर दिया कॉमन। तो जब हम इसमें 5 वोल्ट देंगे तो ये LED ग्लो होगा, और जब हम इसमें वोल्ट नहीं देंगे तो LED ग्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से सप्लाई भी दे देगा ये डिवाइस, और यहाँ पर ये चेक भी कर देगा। और आगे देखते हैं। देखिए ये हमने सोल्डर करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ इस तरफ से जिस तरफ कॉपर नहीं है उस तरफ से आपको ये इसकी लैग्स इंसर्ट करनी है। तो पास पास के 3 खानों में 3 जो होल्स हैं इनमें हम ट्रांजिस्टर की लैग्स कर देंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये इमीटर है। तो यहाँ पर ये इमीटर है, और यहाँ जो कलेक्टर था उसे हमने क्या कर दिया, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये किस में कनेक्ट हो जाएगा, VCC में कनेक्ट हो जाएगा। और ये बेस था, बेस में हमने 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया, और 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये आपका क्या होगा, ये आपका इनपुट होगा, और इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आउटपुट है। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये VCC है, ये आपका क्या है, इमीटर है, या कह सकते हैं इसे हम क्या करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने क्या करा, इधर से लैग्स इंसर्ट करी और उस तरफ सोल्डर किया। तो कुछ सोल्डर करने के बाद ये कुछ सीन ऐसा दिखाई देगा। हालांकि इतना अच्छा सोल्डर नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट का सोल्डर किया हुआ है, ये पहली बार ज़िंदगी में सोल्डर किया होगा, इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो अच्छे सोल्डर की पहचान ये है कि सोल्डर करने के बाद वो एक ड्रॉप की तरह दिखाई दे। तो आगे चलते हैं। तो देखिए ये जो हमने डिवाइस आपको दिखाई थी, इसे हमें पहले चेक करना है कि जहां हम इसे 5 वोल्ट कह रहे थे, क्या वो वहां पर 5 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही है, ग्राउंड कैसा है, सही है या नहीं है। तो हमने क्या कहा था कि ये जो टर्मिनल है ये एक्चुअली +5 वोल्ट देगा, और ये जो टर्मिनल है एक्चुअली क्या है, ग्राउंड है। और हमने कहा था कि ये जो टर्मिनल है ये टेस्ट करने के लिए है कि इस पर जो लगी हुई सप्लाई है वो 5 वोल्ट है या 0 है। जब इस पर 5 वोल्ट लगेगी तब यहाँ LED ग्लो हो जाएगा, और जब इस पर 0 वोल्ट होगी तो LED ग्लो नहीं होगा। तो अभी हमने क्या करा, एक वायर के थ्रू यहाँ ये 5 वोल्ट से कनेक्ट करके देखा, तो LED ग्लो हो गया। इसका मतलब 5 वोल्ट पर LED ग्लो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वायर को यहाँ कनेक्ट करते हैं 0 वोल्ट पर, तो LED ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब सप्लाई भी सही काम कर रही है और टेस्टिंग भी सही हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो सर्किट बनाया उसे हम टेस्ट करेंगे। अब देखिए ये जो सर्किट है हमें टेस्ट करना है। टेस्ट करना कैसे है, हमें देखना है कि V इनपुट एक बार हम क्या करेंगे 5 वोल्ट देंगे, और एक बार हम क्या करेंगे 0 वोल्ट देंगे। यहाँ आउटपुट लिख देते हैं। तो V आउटपुट हमारे पास जब हम इनपुट पर 5 वोल्ट देंगे तो ये 0 आना चाहिए, और जब इनपुट 0 वोल्ट देंगे तो ये 5 वोल्ट आना चाहिए। आउटपुट को हम देखेंगे कैसे, आउटपुट को हम देखेंगे LED से।
तो LED का स्टेटस कैसा होना चाहिए, 0 का मतलब ऑफ होना चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए। अगर हम लॉजिक की बात करें तो चूँकि लॉजिक गेट की तरह बिहेव कर रहा है तो लॉजिक 1 है, ये 0 है, और यहाँ लॉजिक कितना है 0, और ये लॉजिक कितना है 1 है। क्या देखते हैं, तो हमने क्या किया है, तो इसकी जो पावर सप्लाई है उसे हमने पहले कनेक्ट किया है। तो ये जो सर्किट था हमारा जो बनाया था, इसकी हमने पावर सप्लाई के प्लस को प्लस में लगा दिया है, इसके पावर सप्लाई के माइनस को हमने क्या किया, ये माइनस में लगा दिया है। तो हमने एक बार क्या किया, पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमने इसमें क्या किया, इसमें जो इनपुट वायर था, हमने इस इनपुट वायर को हमने यहाँ 0 पर कनेक्ट कर दिया, यानी ग्राउंड पर कनेक्ट कर दिया, और इसमें जो आउटपुट वायर है उसे हमने चेक करने के लिए कहाँ कनेक्ट कर दिया, उस डिवाइस पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ जो टेस्टिंग टर्मिनल है। तो हम देखते हैं जैसे ही हमने इनपुट को कहाँ दिया, 0 दिया है, तो इसमें LED क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरी वाली लाइन है ये एक्चुअली टेस्ट हो रही है। अब हमने क्या किया, पावर सप्लाई को वैसे ही रहने दिया, पावर सप्लाई का जो प्लस है वो प्लस में रहने दिया, पावर सप्लाई का जो माइनस है वो माइनस में रहने दिया, और हमने इनपुट को यहाँ से निकाल कर हमने कहाँ लगा दिया, हमने उसे 5 वोल्ट पर लगा दिया। तो आउटपुट कितना है, तो आउटपुट हमने फिर वहीं रहने दिया, कहाँ पर, आउटपुट हमने रहने दिया यहाँ पर, जो टेस्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट पर लगाने के बाद LED ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पहली वाली लाइन आपकी वेरीफाई हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी जो टेबल है वो वेरीफाई हो जाती है। तो इस टेबल के वेरिफिकेशन के साथ ही आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।